वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी। क्लास 10th हिंदी का महामैराथन जो आज हिंदी क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जितना भी कविता है उन सब का वन शॉट कंप्लीट रिवीजन विद पीवीआई बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ना के साथ पढ़ाएंगे, है ना। वन शॉट कंप्लीट रिवीजन। तो पहला शुरू करते हैं। अक्षर ज्ञान क्या है? तो अक्षर ज्ञान क्या है? यह एक कविता है। आज हम जितना भी पढ़ने वाले हैं ये सभी आए क्या कविता है। तो जिनके कवि हैं अक्षर ज्ञान कविता के जो कवि हैं वो अनामिका जी हैं। अनामिका जी इस प्रस्तुत कविता में क्या बताना चाहते हैं? इस प्रस्तुत कविता के बारे में प्रस्तुत कविता ये अनामिका जी का सारांश मान के लिखने के लिए आ जाएगा। सबसे ज़्यादा तो सारांश से लिखने के लिए आता है। उसके बाद फिर जो ये कविता है इन सब का 2-2 पॉइंट 4-4 पॉइंट बीच से काट कर एग्जाम में देता है। क्वेश्चन पूछता है कि इसका वर्णन करें, विस्तार करें, है ना, व्याख्या करें, है ना। और एक सारांश भी पूछ देता है कि ये नहीं आ रहा है तो सारांश इसके बारे में लिखिए, है ना। तो अनामिका जी का सारांश कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित गोधूली भाग 2 के कहाँ से अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता से लिया गया है। इसका सारांश लिखने के लिए पहले क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता से लिया गया है। जिनके महान कवि है ना अनामिका जी हैं। अनामिका जी इस कविता के माध्यम से हम लोग को यह संदेश देना चाहती है, यह बताना चाहती है कि एक बच्चे को शिक्षा देना कितना कठिन है। क्यों? क्योंकि जब वह अपने बच्चे को, अपने बेटे को क्या अक्षर सिखाती है, क्या अक्षर सिखाने का प्रयास करती है, उसके क्रम में का मतलब का से कबूतर शब्द का प्रयोग करती है। का अक्षर को सिखाने के क्रम में क्या कबूतर शब्द का प्रयोग करती है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमया, घा से घर, है ना। इसी तरह ना बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो अनामिका जी अपने बेटे को का वर्ण का अक्षर ज्ञान सिखाने के लिए कबूतर शब्द का प्रयोग करती है और का अक्षर सिखाने के लिए खरगोश शब्द का प्रयोग करती है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमया, घा से घर, है ना। इसी तरह प्रयोग करती है। या कबूतर भी पंक्ति से उतार जाता है। और या कबूतर का से कबूतर जो पढ़ा रहे या का है ना, मैंने कबूतर कहने का मतलब या पंक्ति से क्या होता है फुदक जाता है। कभी ऊपर लिख देता है इनका बेटा, कभी लाइन के नीचे लिख देता है इनका बेटा, है ना। इसी तरह लिख देता है, मैंने जैसे तैसे लिखता है बच्चा। कभी भी एक सीध लाइन में का से कबूतर नहीं लिखा, है ना इनके बेटा। कभी लाइन के नीचे, कभी ऊपर, कभी बाहर, इधर उधर लिख देता है ना। इस कविता के माध्यम से क्या अच्छा लिखने में कागज स्लेट चौखट भी काम पड़ जाता है। कागज है उसका स्लेट का जो चौखट है वो भी काम पड़ जाता है। अगर हम स्लेट इतना का इतना लिखती है ना उनका बेटे, तो इनका स्लेट भी कम पड़ जाता है। माँ बेटे स्लेट से 3 उपस्थितियाँ हैं। माँ बेटा और स्लेट कितना उपस्थितियाँ हैं? 3 उपस्थितियाँ हैं, है ना। मानव भी अपने जीवन के क्रम पथ पर याद कराते रहता है। इस कविता के माध्यम से अनामिका जी जो संकेत देना चाहते हैं कि जिस तरह एक बच्चा, छोटा बच्चा एक पंक्ति में सीधा से का भोर कबूतर ये वगैरह का अक्षर सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं, जबकि कबूतर फुदक जाता है बार बार, कभी बाहर, कभी नीचे, कभी ऊपर हो जाता है, कभी स्लेट कम पड़ जाता है ना। उसी प्रकार मानव भी जीवन के क्रम में लड़खड़ाते रहता है ना। इस प्रस्तुत कविता में ख्वाहिश खरगोश की है।
इस प्रस्तुत कविता में ख्वाहिश खरगोश माने खरगोश के बारे में बताया गया है। ख से खरगोश, है ना। कवित्री ख अक्षर सिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करती है, तो कबूतर शब्द का प्रयोग करती है ना। और तथा बोल बोल कर सिखाने का कार्य करती है कि खरगोश की तरह बच्चा भी तेज हो जाता है। जोर जोर कर बोल बोल कर सिखाती है तो बच्चा भी तेज हो जाता है ना। बेचैनी का अर्थ इस कविता में, बेचैनी का अर्थ क्या होता है, बच्चे में आग बढ़ने की लालसा। बेचैनी का अर्थ क्या होता है, तो बेचैनी का अर्थ इस कविता में आगे बढ़ने की लालसा होता है। आगे बढ़ने की लालसा, आगे बढ़ने की लालसा, है ना। इस कविता में बेचैनी शब्द का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ने की लालसा, आगे बढ़ने की लालसा होता है ना। उसी प्रकार गा अक्षर का गा अक्षर को सिखाने के लिए गा फोर गा से गमया शब्द का प्रयोग करती है ना। गा से गमया शब्द का प्रयोग करती है ना। और वह गमया भी क्या होता है, टूट जाता है। यह गमया भी क्या होता है, टूट जाता है ना। यह गमया भी क्या होता है, टूट जाता है। और है ना। और इसी प्रकार घा सिखाने के लिए, घा अक्षर का ज्ञान करवाने के लिए घा फोर घड़ा शब्द का प्रयोग करती है, जो सारा घड़ा। इस क्रम में घड़ा का सारा घड़ा भी लुढ़क जाता है। जिस प्रकार से मानव के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, उसी प्रकार एक बच्चा के शिक्षण क्रम में उतार चढ़ाव आते रहता है। कभी फेल कभी पास, कभी फेल, है ना। इस कविता में बेटे के लिए अड़ा शब्द का प्रयोग गोद में बैठने वाली है। अड़ा इस जो कवि का अक्षर ज्ञान के क्रम में अड़ा में जो बुंदा है वह माँ के गोद में बैठा हुआ है। जो माँ अब नामकर जी बेटे को बता रहे हैं कि यह बुंदा है जो एक माँ के गोद में बैठा हुआ है ना। और वह माँ अपने बेटों से काफी प्यार करती है ना। वह अपनी बच्चों को सिखाने के क्रम में लगातार कोशिश कर के थक जाती है, लेकिन फिर भी एक माँ अब कभी भी हार नहीं मानती है ना। उसे अंतिम अक्षर अड़ा पर आकर उसका हाथ रुक जाता और अड़ा शब्द सिखाने का पूर्ण प्रयास करती है, लेकिन बच्चा का हाथ, है ना, बच्चा का हाथ अड़ा पर आकर रुक जाता है। इसके अड़ा लिख ही नहीं पाता है अर्थात, है ना, अड़ा पर आकर रुक जाता है ना, उसका हाथ रुक जाता है। इस अक्षर को ना सीखने के कारण बेटा और माँ के आंखों में क्या आ जाता है, आंसू आ जाता है। एक माँ के आंखों में आंसू इसलिए आता है क्योंकि वह चाहता है कि मेरा बेटा अड़ा शब्द को, अक्षर ज्ञान को पूरी तरह से अच्छी तरह से सीख ले। जबकि बेटा भी असफल हो जाता है तो माँ के आंखों में आंसू देखकर बेटा भी रो पड़ता है कि मैं इतना मेहनत से मेरी माँ मुझे शिक्षा अक्षर ज्ञान दे रही है और मैं अक्षर ज्ञान को नहीं सीख पा रहा हूँ। और दोनों माँ बेटे के आंखों में से आंसू आ जाते हैं, आंसू गिर पड़ते हैं। इस अक्षर को न सीखने के कारण माँ बेटा दोनों के आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, है ना। यह कविता यह हमें यह संदेश देती है कि जीवन और विकास में एक गद्दी का फैसला है जो सातवाहन और आशा में विसफलता को जगाती है। कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की मुख्य कुंजी होती है। असफलता ही सफलता का सबसे बड़ा कुंजी माना गया है ना। इस कविता में क्या माना गया है, कवि क्या कहते हैं कि असफलता में ही सफलता का कुंजी छिपा है। असफलता में ही सफलता का कुंजी छिपा है।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मेरा है हिरोशिमा। हिरोशिमा शीर्षक जो कविता है ना, हिरोशिमा। हिरोशिमा के बारे में आप पढ़ लेते हैं थोड़ा। हिरोशिमा शीर्षक जो कविता है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अच्छा, इस अक्षर ज्ञान का जो VVI क्वेश्चन है वो क्या क्या हो जाता था बता देते हैं कि कविता के अंत में कवयित्री अवयव का प्रयोग क्यों करती, इसमें शतवाहन किस तरह एक शतवाहन और आशा जगाती है। तो लिखेंगे कविता में किस तरह एक शतवाहन और आशा जगाती है। तो प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक गोधरी भाग 2 लिखेंगे। फिर इसमें कवित्री हम सबको बताना चाहती है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। असफलता विकास के रास्ते तैयार करती है। कविता और विकास दोनों में एक गति है ना। उसी प्रकार से माँ लगातार प्रयास कर अक्षर ज्ञान को सिखाकर आशा को जगाती है ना। नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हुए हिरोशिमा। हिरोशिमा शीर्षक जो कविता है, जिसके कवित्री है अर्थात रचनाकार कौन है? हिरोशिमा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन भाग्य। सच्चिदानंद दानंद हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो वात्स्यायन क्या है? अज्ञ जी है ना। अज्ञ जी है ना। प्रस्तुत कर अज्ञ जी के जो माता है, इनके माता का नाम क्या है? बेअंती देवी है। माता का नाम बेअंती देवी, पिता का नाम हीरानंद शास्त्री है। इनके पिता का नाम क्या है? हीरानंद शास्त्री है। जन्म हुआ इनका 7 मार्च 1911 यूपी में कुशीनगर में हुआ है। इनका मूल निवास स्थान करतारपुर पंजाब में है। प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुआ था? तो प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुआ है। लखनऊ कहाँ है? लखनऊ यूपी में है ना। लखनऊ में हुआ है ना। इनका जो मृत्यु है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है। जबकि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ का जन्म कब हुआ था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। जबकि मृत्यु कब हो जाता है? मृत्यु हो जाता है 4 अप्रैल 1987 को। मृत्यु कब हो जाता है? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अज्ञ जी अंग्रेजी, फारसी, तमिल भाषाओं में विद्वान थे। हिरोशिमा स्थान कहाँ है? जापान में है ना। जिस पर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम का विस्फोट किया है ना, और तबाही मचाने का कार्य किया। सूरज अणुबम का प्रतीक है। इस कविता में आधुनिक सभ्यता की हिंसक मानवीय व्यवहारों का चित्रण वर्णन किया गया है ना। मानव का बनाया हुआ जो सूरज अणुबम है अर्थात बम है ना। सूरज जो अणुबम है ना।
अच्छा हाँ, इसके जो प्रमुख रचना है सच्चिदानंद हीरानंद का जो प्रमुख रचना है वो क्या क्या है वो थोड़ा जान लेते हैं। सदा नीरा, सदा नीरा, सदा नीरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, है ना। त्रिशंकु अंतरा भवंती वगैरह। अब इसका सारांश लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के क्या हिरोशिमा शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी है ना। पर इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से जो कवि हैं जो बताना चाहते हैं, है ना, या माध्यम से यह बताना चाहते हैं कवि ने आधुनिक समय में मानवों के द्वारा किए जा रहे हिंसात्मक दुर्व्यवहार का बड़ा ही मार्मिक चित्रण वर्णन प्रस्तुत किए हैं, है ना, कि किस तरह मानवों के द्वारा अहिंसात्मक कार्य किया जा रहा है। जैसे पाया हुआ आतंकवाद, है ना, चोरी डकैती, हिरोशिमा पर नापाम बम, हिरोशिमा पर बम का विस्फोट कराना, ये सब मानव का हिंसात्मक कार्य है, जिसके बारे में ये इस कविता के माध्यम से या सच्चिदानंद जी बताना चाहते हैं, है ना। इस कविता के प्रथम अनुच्छेद में अचानक निकलने वाला जो सूरज है, जो सूरज है, अचानक जो निकलने वाला जो सूरज है वो क्या है, अनुभव है। क्या है, अनुभव है, मानव द्वारा बनाया गया अनुभव है। निकलने वाला सूरज है, वास्तविक सूरज नहीं है, या अनुभव वास्तविक सूरज नहीं है जो प्रत्येक दिन पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाके डूब जाता है। या तो जापान के हिरोशिमा नगरों का परमाणु बम विस्फोट है ना, या सूरज हिरोशिमा नगर के चौक चौराहा से निकलता है, या बम जो है ना हिरोशिमा के चौक चौराहे पे गिराया जाता है, विस्फोट कराया जाता है। तो कभी बोलते हैं कि चौक चौराहे से निकलता है और अचानक विस्फोट हो जाता है, विस्फोट होकर आग बरसती है, धूप नहीं मानो कई सूरज एक साथ निकल गया है। जब यह विस्फोट होता है तो धूप नहीं मानो कई सूरज निकल गए हैं। क्या हो गए हैं, कई सूरज निकल गए हैं, है ना, कई सूरज निकल रहा हो। इस कविता में छायाएं दिशाहीन है, छायाएं, इस कविता में छाया नहीं है, अर्थात छाया नहीं है, छायाएं दिशाहीन है। सभी तब प्रतीत होता है जब चारों ओर अचानक परमाणु बम विस्फोट होता है, जिसके कारण समस्त जीवन, है ना, विनाश हो, समस्त जीवन जीवधारियों का विनाश हो जाता है। सारे जीवन जीवित प्राणी का जीवन तहस नहस हो जाता है, चितरा चितरा हो जाता है, लाशों की ढेर बिछ जाती है। अतः इस प्रकार से सूरज के उगने से छायाएं क्या हो जाती है, दिशाहीन हो जाती है, माने कहीं पे दिशा नहीं है ना, क्योंकि विस्फोट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि मनुष्य की छायाएं सुलझते हुए पत्थरों एवं उजरे हुए सड़कों पर मिलती है। क्यों मिलती है सड़कों पर, क्योंकि मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, है ना, अनेक प्रकार के आज हिंसात्मक कार्य कर रहा है, हिंसात्मक को बढ़ावा दे रहा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए परमाणु बम का परीक्षण करके लोगों का जीवन क्या हुआ, नाश कर दिया।
इस कविता में मनुष्य की जो शाखा के रूप में पत्थर पर जली हुई छाया ने जो अमिट एक जो लिखा है वह बहुत बड़ा गवाह है। आने वाली अनगिनत पीढ़ियां देख सकेगी कि मानव के द्वारा किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है ना, दुर्व्यवहार किया गया, विवेकहीनता का प्रयोग किया गया और तबाही मचाने का कार्य किया गया है ना, तबाही मचाने का कार्य किया गया। अगर ये जो मैट्रिक और इंटर है ना, मैट्रिक पंजाब से किए थे और इंटर 1927 में मद्रास से किए हैं। आगे जी जो मैट्रिक पास हुए हैं 1925 में हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? पंजाब विश्वविद्यालय। जबकि इंटर पास हुए हैं ये 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, है ना। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए भारत माता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भारत माता है ना कविता। तो भारत माता शीर्षक जो कविता है उनके जो लेखक हैं अपने रचनाकार अर्थात कवि हैं वो कौन है? तो भारत माता मैं भी तेरे पीछे पीछे आऊंगे, है ना, सुने हैं ना आप ये गाना? तो भारत माता मैं भी तेरे पीछे पीछे आऊंगे। तो भारत माता शीर्षक जो कविता है इसके जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत साहब जी हैं। तो भारत माता शीर्षक जो कविता है जिनके जो कवि हैं, ऐसे माने कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत साहब जी हैं। भारत माता शीर्षक कविता के जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। भारत माता शीर्षक कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। इनका जो जन्म है सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म है वो जन्म कब हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला के उत्तरांचल राज्य में हुआ। अल्मोड़ा जिला के उत्तरांचल में हुआ, है ना, उत्तरांचल राज्य में हुआ, है ना। अल्मोड़ा जिला के उत्तरांचल राज्य में हुआ था। जबकि इनका निधन हो गया, कब हो गया निधन अर्थात मृत्यु कब हो गया? 29 दिसंबर, अभी 29 दिसंबर नहीं आया है, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तो इलाहाबाद में हो जाता है ना। इनके जो पिता है गंगा दत्त है, माता सरस्वती देवी है। इनके जो सुमित्रा नंदन पंत जी के पिता हैं, पिता का नाम क्या है? गंगा दत्त है। जबकि माता का नाम कौन है, क्या है? सरस्वती है, सरस्वती देवी है ना। ये छायावादी कवि थे। इनका हाई स्कूल की शिक्षा बनारस से हुआ, है ना। पंत जी की अंतिम जो रचना है, इनकी जो प्रमुख रचना है वो योग का आयतन है। रचना का नाम क्या है? तो रचना का नाम योग का आयतन है, योग का आयतन, है ना। अब प्रसिद्ध इनकी जो रचना है चिदंबरा। प्रसिद्ध रचना क्या है? चिदंबरा, है ना। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है जिनका नाम क्या है? चिदंबरा, है ना। इस ग्रंथ को लिखने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार,
चिदम्बरा जो है ना रचना, इनको लिखने के कारण इनको अर्थात सुमित्रानंद पंत जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। इनके प्रमुख रचना योगांत है, बीना, गुंजन, उत्सव, युगवाणी, युगांत है, युगांत, उच्छ्वास, उच्छ्वास है, उच्छ्वास है, उच्छ्वास है ना, उच्छ्वास है, युगवाणी है ना। भारत माता का मुख चंद्रमा से तुलना किया गया है ना। भारत माता का आचार्य मटमैया है। भारत माता कविता में भारत का है ना वर्णन किया गया है। भारत माता ये जो कविता है इसमें किसका वर्णन किया गया है? भारत माता का वर्णन किया गया है। इसमें कवि बताना चाहते हैं कि भारतीय किसान अंग्रेजों के गुलाम हैं। अंग्रेजों ने भारतीय युवाओं को अशिक्षित, मूर्ख, निर्धन, शोषित, नमस्त समझकर इन युवाओं पर तरह तरह के कई वर्षों तक क्या किए, अत्याचार करने का काम किए, इन पे शासन शोषण करने का कार्य किए है ना, शोषण करने का कार्य किए है ना। इन लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए। भारतवासी हंसी चाहते हुए नहीं हंस पा रही थी। भारतवासी अंग्रेजों के शासनकाल में हंसना चाहता था लेकिन फिर भी नहीं हंस पा रहा था है ना, इतना अति कर रहा था अंग्रेज है ना। जिसे देखकर भारत माता को रोना आ गया। उनके आंखों से आंसू टपकने लगा। भारत माता अपने संतानों के दुखों को देखकर अत्यंत दुखित थे, जिसके के कारण वह अपनी सारी ज्ञान को भूलते चले जा रहे थे है ना। भारत माता का ज्ञान प्रकाशनी होकर भी ज्ञान मूल कहलाती रही है ना, कहला रही थी है ना। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने टॉपिक है वृक्ष की हत्या। तो वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के बारे में जान लेते हैं है ना। वृक्ष की हत्या। वृक्ष की हत्या जो शीर्षक जो कविता है, जिनका जो लेखक है वीर कुंवर सिंह है। वृक्ष की हत्या शीर्षक जो कविता है जिनके लेखक हैं कौन है? वीर कुंवर सिंह है। इनको मिटा देते हैं। हाँ हो गया। वीर कुंवर जी जो शीर्षक कविता है जिसके कवि कौन है? कौन है कवि? कवि कौन है? वीर कुंवर नारायण। कुंवर नारायण है ना। इनके जो कवि हैं वो कौन है? कुंवर नारायण है। कविता लेखन प्रारंभ 1950 में इन्होंने किए थे है ना। यह कविता इन दिनों काव्य से लिया गया है। इनके प्रसिद्ध जो रचना है हम तुम परिवेश, हम तुम परिवेश चक्रव्यूह, हम तुम परिवेश चक्रव्यूह और क्या क्या है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना हम तुम परिवेश चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं है ना। जो वीर कुंवर नारायण जी हैं ये क्या है? संवेदनशील है, संवेदनशील है। ये क्या है? संवेदनशील है, संवेदनशील है। ये क्या है? संवेदनशील है ना। संवेदनशील कवि हैं जिनका मृत्यु 2017 में हो गया, जबकि जन्म हो गया जो इनका वीर कुंवर सिंह है। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को, जबकि मृत्यु 2017 ईस्वी को हो गया। जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ यूपी में हुआ था। लखनऊ
यूपी में हुआ था, लखनऊ यूपी में हुआ था, जबकि मृत्यु 2017 में हो जाता है ना। इनका सारांश लिखना है तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो एक ब्रिज लिखेंगे, एक ब्रिज की हत्या, या जो कविता है, जो शीर्षक कविता है, जिसके जो या प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक गोदोली भाग 2 के कहाँ से लिया गया है, हीरो वह एक ब्रिज की हत्या शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके महान कवि है ना, महान कवि महारचनाकार कौन है, कुंवर नारायण सिंह है, कुंवर नारायण जी, है ना, कुंवर नारायण जी हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि आज मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का, है ना, पूरे तेजी से क्या कर रहा है, खपत कर रहा है, बर्बाद कर रहा है ना। ज्योग्राफी संसाधन टॉपिक में बताए हैं, है ना, ये सब पढ़ा चुके हैं संसाधन के बारे में। संसाधनों का विनाश करते जा रहा है, पूरे पर्यावरण और मानव सभ्यता को तहस नहस करके रख दिया है, तहस नहस करने का कार्य कर रहा है। कवि है ना प्रारंभ में कवि द्वारा कहा जाता है कि कवि के घर के ठीक सामने एक बूढ़ा चौकीदार है, चौकीदार वृक्ष है। कवि के घर के सामने एक बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है। कवि के घर के सामने क्या है, एक बूढ़ा चौकीदार क्या है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है। एक बूढ़ा चौकीदार क्या है, एक बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है। एक बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है, जो है ना, जो हमेशा तैनात रहा, है ना। कवि कहते हैं ना कि मेरे घर के जो सामने है, मेरे घर के, इनके घर के सामने, इनके घर के सामने क्या है, एक बूढ़ा चौकीदार क्या है, वृक्ष है, वृक्ष है। ये क्या है, वृक्ष है ना। एक बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है जो हमेशा तैनात रहता है ना। वृक्ष की छाय खाकी वर्दी का प्रतीक है। इनकी जो छाय है, इनकी जो छाय है, ये छाय है खाकी वर्दी का प्रतीक है, खाकी वर्दी का प्रतीक है, खाकी वर्दी का प्रतीक है ना। फूल और पत्ती पगड़ी का प्रतीक है। इनका जो फूल है और जो पत्ती है पगड़ी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, पगड़ी का प्रतीक है ना। सूखी डाली राइफल का प्रतीक है, सूखी डाली राइफल का प्रतीक है ना। जबकि उसका जड़ा फटा जूता का प्रतीक है। उसका जो जड़ है वो फटा जूता का प्रतीक है, फटा जूता का प्रतीक है ना। इसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि फटा हुआ जूता का प्रतीक क्या है, जड़ है, इसकी जो छाये है खाकी वर्दी का प्रतीक है, पत्ती एवं फूल पगड़ी का प्रतीक है ना, पगड़ी का प्रतीक है। यह वृक्ष गर्मी जाड़ा बरसात, है ना, हर स्थिति में चौकन्ना रहता है और लोगों को सुख सुविधा पहुंचाने का कार्य करता है ना। कवि और वृक्ष में यह संवाद होता है कि कभी जब कभी बाहर घर से बाहर जाते हैं तो पेड़ को कहते हैं, पेड़ दूर से ही या इकारते हुए कहता है कवि को, जब बाहर कभी जाते हैं तो पेड़ या इकारते हुए कवि को कहते हैं कि क्या कहते हैं, तुम कौन हो। कवि के द्वारा उत्तर दिया जाता है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। कवि को प्रारंभ से यह अंदेशा लगा हुआ है कहीं इस वृक्ष को कोई काट न ले, हम जब बाहर जाएंगे तो इस वृक्ष को कोई काट न ले दे। और होता यही है किसी दुश्मन ने इस वृक्ष के कट कर दी, मैंने हत्या कर दी, काट दिया, है ना।
अतः हम लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है और अपने घरों को बचाना है लुटेरों से तथा शहरों को बचाना है नादिर शाह जैसे आक्रमणकारियों से। हमारे देश के कुछ गद्दार लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं, है ना, उसे बचाना होगा, है ना, उसे बचाना होगा। नदियों को नाया हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जार हो जाने से, जंगलों को मरुस्थल हो जाने से हम लोगों को बचाना होगा। इस कविता में कवि की जो इच्छा है, अंतिम इच्छा यह है कि मानवों को जंगली होने से बचाए, है ना, जंगली होने से बचाए। तो इसमें मोस्ट में भी आई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों, वृक्ष है ना जो बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है ना, बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। और भी इसमें व्याख्या करने के लिए भी पूछ सकता है कि दूर से लगता कौन, मैं जवाब देता तो मित्र दोस्त। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारे नींद जो कविता है जिनके जो कवि हैं वो कवि कौन है, वारेन डगवाई है, वारेन डंगवाई है ना, वारेन डंगवाई है। हमारे जो वारेन डंगवाई साहब जी हैं हमारे नींद कविता के लेखक हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं। तो वारेन डंगवाई जी के बारे में तो आप पढ़ लेते हैं कि वारेन डंगवाई का जन्म हुआ था, कब हुआ था। तो वारेन डंगवाई का जो जन्म है वो कब हुआ है, 1947 को हुआ है। 1947 को उत्तरांचल जो जिसे वर्तमान समय में उत्तराखंड कहा करते हैं, है ना, इनका जन्म हुआ। जबकि इनका मृत्यु है 2014 में ही हो गया। इनका जो मृत्यु है 2014 में कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में ही हुआ, है ना, उत्तराखंड में जन्म हुआ और उत्तराखंड में ही मृत्यु हो गया, है ना। इन्होंने एमए भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। इनकी पहली कविता संग्रह इनकी दुनिया में 1991 में प्रकाशित हुआ। देवी जागरण गरीबों बस्तियों में होता है। उपाधि इनकी जो उपाधि है डी.लिट है। ये जनजाति विचारधारा के कवि हैं। कौन है, वारेन डंगवाई। वारेन डंगवाई क्या है, ये हमारे वारेन डंगवाई साहब जी हैं, वो क्या है, जनवादी का विचारधारा के कवि हैं। हमारे नींद समकालीन कविता है। वे अमर उजाला अखबार के सलाहकार थे, है ना। वारेन डंगवाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार दुष्चक्र में श्रेष्ठ काव्य संग्रह से मिला है ना, श्रेष्ठ काव्य संग्रह से मिला है। हमारी नींद जो है शीर्षक जो कविता है, इनके सारांश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारी नींद शीर्षक कविता प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक गोदोली भाग 2 के, है ना, हमारी नींद शीर्षक कविता से लिया गया है। व्याख्या करने के लिए आवश्यकता हो लिखेंगे। जिनके कवि हैं वारेन डंगवाई साहब जी, है ना। कविता के कवि वारेन डंगवाई हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से शोषित, है ना, इस कविता के माध्यम से वारेन डंगवाई जी शोषित, है ना, शोषित कमजोर वर्ग, है ना, शोषित वर्ग, है ना, के जीवन को शोषित और शोषित वर्ग के जीवन का पर्दाफाश करने का कार्य किए हैं। पर्दाफाश करने का कार्य किए हैं, है ना,
पर्दाफाश करने का कार्य किए हैं, है ना। पर्दाफाश करने का कार्य किया गया है। कविता के प्रथम अक्षर में कवि जिस बिंब की रचना करते हैं, है ना, जिस बिंब की रचना, वह समाज का एक गरीब परिवार वर्ग है, एक गरीब वर्ग है ना, जिसकी उपेक्षा सभी लोग करते हैं। गरीबों पर कोई ध्यान नहीं देता है ना, फिर भी वह आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कभी मानव जीवन की तुलना उस बीज से करता है जो अपनी पूरी ताकत से बारिश के पर अर्थात सूर्य का मिट्टी जल की सहायता से एक वृक्ष धारण कर लेता है ना। इस प्रस्तुत कविता में किसी का ध्यान उस गरीब पर नहीं है जो कष्टमय जीवन जी रहा है। कवि ने उस गरीब की तुलना उस मक्खी से भी किए हैं जिसके जीवन के क्रम बहुत ही कम है ना, जो दरिद्रता रूपी जाल में फंस कर मर जाती है। मक्खी भी अगर मक्खी मकड़ा के जाल में फंस गई तो वह मर जाती है दरिद्रता के जाल में। उसी प्रकार गरीब परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति दरिद्रता के जाल में फंसकर मर जाता है ना। उससे निकालने के लिए अनवरत प्रयास करता है। उसी प्रकार एक मानव का जीवन होता है जो अपना यश को प्राप्त किए बिना आर्थिक अभाव के कारण तड़प के मर जाता है। कवि ने इस कविता में गरीब वस्तुओं का चर्चा की है, इसलिए करता है क्योंकि गरीब बस्ती में ही दरिद्रता है ना जन्म लेती है। दरिद्रता है जिसमें अभी तक चेतना का विकास नहीं हुआ है ना, अर्थात वह अपने अधिकारों को समझने में अभी भी असफाई था क्योंकि वह अशिक्षित है ना। इस प्रस्तुत कविता में उन अत्याचारियों का वर्णन किया गया है जब हमारा समाज निम्न में होता है तो ये अत्याचारी उस नींद का लाभ उठाकर, है ना, बड़े बड़े नेता उस नींद का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और जगह जगह पर बमबारी वोट लेने के लिए जगह पर बमबारी दंगा फसाद करवाते हैं, मुस्लिम हिंदू दंगा फसाद करवाने का कार्य करते हैं, है ना। कवि ने इस कविता में नींद से जगने की बात करता है। अत्याचारियों के अत्याचार से कभी समझौता नहीं करना है बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि हमें गरीबों को भी जीने का अधिकार है ना। इसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मक्खी के जीवन के क्रम का कवि के द्वारा उल्लेख किए जाने का कार्य का आशय क्या है, कवि किन अत्याचारियों का जिक्र करता है और क्यों करता है ना, ये सब